तो बेसिक चीज़ें समझ आई। साइंस में आपके पास बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो बायो आपको कैसे अपना पढ़ना है बोर्ड के लिए, PCMB, ये आपके कोर सब्जेक्ट है। दैट विल इवेंचुअली डिसाइड कि आप आगे जाके क्या करोगे। और मैं मान के चल रही हूँ अगर आपने साइंस लिया है, क्योंकि चॉइस होता है 9th में भी, कॉमर्स का भी चॉइस होता है, बहुत सारे स्कूल्स में होता है, आपके स्कूल में नहीं है, ओके। तो आपने साइंस में प्रेशर, अच्छा तो पढ़ना ही है, मैंडेटरी है कि 10th तक तो बेसिक्स आपको जाननी है। तो आप लोग कितने बच्चे, आप दोनों में से कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, और आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है, ओके ओके गुड। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपके पास फिर 11th में जाके यू विल टेक मैथ्स, ओके, एंड यू विल टेक बायोलॉजी। तो फिर बायोलॉजी तो कोर हो गया। तो बायो को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर हमें नीट के लिए करना है, क्योंकि नीट में भी 180 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 90 क्वेश्चंस आपके बायो के होते हैं। तो उसमें भी नहीं, हो गया ठीक है ना? अच्छा ठीक है। तो बायो के 90 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हमें भी फोकस करती है। लेकिन अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके लिए 10th सबसे बड़ा एग्जाम अभी है ना? 10th के बोर्ड एग्जाम्स में अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग में होंगे, बेटर पोजीशन में होंगे ये डिसाइड करने की कि हमें बायो लेना है कि हमें मैथ्स लेना है कि हमें क्या लेना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना? तो 10th के बोर्ड के लिए आपको ध्यान से पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट्स तो पढ़ने हैं, उसके बाद आपके साथ होता है इंग्लिश भी होता है, फिर SST भी होते हैं जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपका हिंदी भी होता है ना? ये 3 आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्कोर इंप्रूव करने में, बेटर परसेंटेज दिलाने में हेल्प करते हैं, जिसके लिए भी यहाँ पे टीचर्स हैं। जब एज रिक्वायर्ड उनकी क्लासेस भी होंगी, वो आप लोग डिसाइड करोगे, क्योंकि आप लोग स्कूल भी जाते हो, आई गेस दोनों लोग स्कूल गोइंग हो, तो स्कूल में बहुत 6-7 घंटे आप वहाँ देते हो, उसके बाद अगर कोचिंग में 3-4 घंटे की एक्सटेंड कर देंगे तो आपके पास सेल्फ स्टडी का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने 2 आवर्स के बैच रखें। तो ये जो 2 आवर्स के बैच हैं, 1 आवर हम लोग हमेशा ये दोनों घंटे कोर सब्जेक्ट्स को ही देने वाले हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश को भी, है ना? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यू टू बोथ, हम लोग SST और हिंदी भी कंडक्ट करा लेंगे कि आपको कोई टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें नीड है, हमें समझना ही समझना है, ज्योग्राफी में कई बार मैप फिलिंग होता है, वो सब हमें नहीं आ रहा है, तो हम उस स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए टीचर्स आ जाएंगे, आपको बता देंगे। वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, क्योंकि जो मेन है, जो आपका फाउंडेशन है, दैट इज साइंस एंड मैथ्स एंड इंग्लिश, जो आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा हर चीज़ में। बाकी चीज़ें आप लोग खुद से भी काफ़ी चीज़ें पढ़ लेते हो, स्कूल में भी हिंदी और SST वगैरह काफ़ी डिटेल्ड में टीचर्स अच्छे से समझा देती हैं, तो वो आपका हो जाता है। स्कूल में आपका बायोलॉजी का कितना सिलेबस हो गया है? न्यूट्रिशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रिशन, ओके। तो अभी काफ़ी कोर्स तो नहीं हुआ है आई गेस, है ना? तो लाइफ प्रोसेसेस हम स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस बहुत डिटेल में पढ़ना, मैं ये भी बताऊंगी कि इससे किस किस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास में ही। और इतना मैं मेक श्योर करूंगी कि लाइफ प्रोसेसेस में आपकी एक भी गलती नहीं होगी, और क्लास में ही आपको सब याद हो जाएगा। उसके लिए मुझे ये भी जानना ज़रूरी कि आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, सेल के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। why we call cell as a structural and functional unit of life? बताओ, tell me, any one of you. आपने एक बहुत अच्छा आंसर कर दिया कि सेल इज द बेसिक, जैसे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, है ना? तो मैं समझ गई कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्यों है? क्योंकि जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स दैट
exist on this earth. मैं सही बता रही हूँ? जो अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं वो सब किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल. सेल इज द वेरी बेसिक यूनिट, बहुत बेसिक यूनिट है. जैसे हमारी बॉडी, अगर हम कोई बिल्डिंग है, जैसे अभी थंडरस्टॉर्म आया था, सबको पता है, अभी कुछ टाइम पहले कानपुर में कितना तहस नहस हो गया है ना, पेड़ गिर गए, बिल्डिंग्स को नुकसान हो गया, लोगों के घर टूट गए. तो जब घर टूटे तो घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? क्या मिला हमें उससे? ब्रिक मिला, है ना. एग्जाम्पल के लिए हमने समझा, अगर ह्यूमन बॉडी टूटेगी तो हमें क्या मिलेगा? सेल. या कोई भी लिविंग एंटिटी में कोई भी ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? सेल. क्योंकि सेल इज द वेरी बेसिक यूनिट जिससे कोई भी लिविंग एंटिटी बनी हुई होती है. अब इस चैप्टर में हमें जो पोर्शन हम आज कवर करने वाले हैं उसमें हम ये समझेंगे डिफरेंस बिटवीन अलाइव लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हम कैसे कह सकते हैं कोई जिंदा है और कोई मरा हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में. आज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ह्यूमंस. तो ह्यूमन की जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल. और सेल इसलिए बेसिक यूनिट है क्योंकि ये हर लिविंग एंटिटी का क्या कंपोज करती है? स्ट्रक्चर, है ना. छोटे छोटे सेल्स से मिल करके क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू. वेरी गुड. टिश्यू क्या कंप्राइज करता है? ऑर्गन. ऑर्गन डेवलप होते हैं किसमें? ऑर्गन सिस्टम में. और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल या ह्यूमन या एनिमल या प्लांट, क्योंकि सब में हमें ऑर्गन सिस्टम तक देखने को मिलता है. ठीक है. फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं सेल को? स्ट्रक्चरल तो हमने समझ गए, आप लोगों को भी पता है. फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? वो इस चैप्टर से ही रिलेटेड है. बताओ. टेक्स प्लेस टू द हेल्प ऑफ सेल और इन अ सेल, है ना. कोई भी, ये एक सेल है, ठीक है. अभी आपने बताया इसी सेल से क्या बना? टिश्यू बना. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेने के लिए हम बोल देते हैं कि ये सेल है हार्ट का सेल. किसका सेल है? हार्ट का. हार्ट के सेल को हम कार्डियक सेल, तो उसकी मसल को हम कार्डियक मसल. तो अभी हम मान के चल रहे हैं ये किसका सेल है? हार्ट का सेल है. तो ये जो हार्ट का सेल है, हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना. सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे कि ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है. बाकी डिटेल हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो ये यहाँ पे हार्ट का सेल है, इसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होगा जो सर्कुलेशन में हेल्प करेगा. वो ये सारे सेल्स मिल करके क्या बनाएंगे? हार्ट का टिश्यू बनाएंगे. फिर यही हार्ट को फॉर्म करेंगे. हार्ट एक ऑर्गन है. फिर ऑर्गन का काम क्या होता है? हार्ट का काम क्या है? सर्कुलेशन करना. तो वो सर्कुलेशन वो कैसे कर पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ इट्स सेल. तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, इस चैप्टर में आपके कितने टोटल लाइफ प्रोसेसेस हैं? 4. फर्स्ट इज योर न्यूट्रिशन, ठीक है. सेकेंड इज योर रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है. थर्ड इज योर रेस्पिरेशन. एंड फोर्थ इज योर एक्सक्रीशन. वेरी गुड. ये जो सारे प्रोसेसेस हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं? सेल के अंदर. टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज लाइफ? माय क्वेश्चन अगेन टू यू, व्हाट इज लाइफ? ये थोड़े बहुत क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप लोगों को कितना आता है, कितना डिटेल में समझने की जरूरत है. व्हाट इज लाइफ हम कैसे कहेंगे? वाई आई एम लिविंग, मैं लिविंग हूं तो क्यों, या आप लिविंग हो तो क्यों? ये लिविंग है, क्यों लिविंग नहीं है? फंक्शन नहीं कर सकता, जैसे कि खाना नहीं खा सकता, है ना.
सांस नहीं ले सकता, मूव नहीं कर सकता, इसलिए हमने मान लिया कि ये नॉन लिविंग है। वेरी गुड, बहुत सही आपने। जो मैं लिविंग हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ये सारे फंक्शंस कर सकती हूँ। ठीक, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं। हाउ डू वी टेल, हम देखो सारी चीजें साथ साथ लेके पढ़ेंगे तो इंटरकनेक्ट करते रहना। मॉड्यूल भी एक साथ चलेगा, नोट्स भी चलेंगे और साथ में एनसीईआरटी भी चलेगी, तीनों को एक साथ ही लेके पढ़ेंगे ताकि फिर हम डिटेल जब रिवीजन करेंगे ताकि हम तीनों के साथ ही रिवीजन कर पाए। फिर ये ना हो कि हमने मॉड्यूल नहीं पढ़ा या ये ना हो कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हमें दोनों ही पढ़ना है। और मॉड्यूल में वो एक्स्ट्रा पोर्शन जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपके पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होंगी जो आपको समझने के लिए मैं पढ़ाऊंगी। जैसा मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा या अभी पढ़ोगे, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी, बट दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, वो बोर्ड में नहीं पूछेंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके बोर्ड में नहीं आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी, ये बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी दोनों सेम बुक्स ही चल रहे हैं आपके स्कूल में। ठीक है, विल स्टार्ट विद इट। ठीक है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट? कोई चीज अलाइव है एंड कोई चीज नॉट अलाइव है, ये हम कैसे बताते हैं? हम देखते हैं कि उसमें लाइफ प्रोसेसेस, ये मान लूं जिसमें लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं वो चीज क्या है? अलाइव है। और जिसमें लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं वो चीज नॉट अलाइव है। ठीक है, इफ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर एक कुत्ता दौड़ रहा है, और अ काउ चूइंग कड, कड क्या होता है? आपने रूमिनेंट एनिमल्स का नाम सुना है जो जुगाली करते हैं? जैसे काउ, जैसे जब पहले खाना खा लेता है, फिर वो खाना काफी सारा स्टोर कर लेता है, फिर स्टमक से वापस निकालता है और फिर उसको चबाता है खाने को, तो उसको हम कडिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कडिंग। एक बार ले लेना, उसके बाद फिर से निकालना अपने माउथ में और फिर से प्रॉपरली उसको ब्रेक डाउन करना और फिर खाना। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स में आपके आ जाते हैं, इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट, जुगाली करने वाले जानवर, जो जुगाली करते हैं। जैसे आपके कैटल, काऊ, शीप, ये सब जुगाली करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको काऊ के बारे में याद रखना है। कड क्या होता है? पहले खाने को इंजेस्ट कर लेते हैं अंदर स्टमक में, फिर स्टमक से बाहर निकालते हैं माउथ में, फिर उसको चबाते हैं। उस प्रोसेस को हम कडिंग बोलते हैं। और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। क्यों हम बोलते हैं इनको लिविंग बींग्स? What if a dog or a cow or the man were asleep? अगर ये सब सो रहे होंगे तो क्या मानेंगे? बताओ, ये अलाइव है कि नॉट अलाइव है? अगर मैं सो रही हूं या आप सो रहे हो तो मैं क्या बोलूंगी? मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं? बताओ, लिविंग एंटिटी हूं कि नॉन लिविंग एंटिटी में मुझे काउंट? नॉन लिविंग में क्यों करेंगे? लिविंग, क्योंकि मैं तभी भी सांस ले रही हूँ। हम लोग सोते हैं तब सांस नहीं लेते हैं? सांस लेते हैं, है ना? समझे? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रात में डिनर किया और हम सो गए, तो डाइजेशन तो चल रहा है ना अंदर बॉडी में, न्यूट्रिशन हमने लिया, एक लाइफ प्रोसेस है, तो वो तो हमारी बॉडी में चल रहा है जब हम सो रहे हैं, तो हम कहेंगे ना कि हम लोग स्टिल अलाइव। ठीक है, तो हम कैसे इस चीज को कनेक्ट करेंगे? इसमें क्या लिखा है उस चीज के लिए? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। उन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस ही बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सांस ले रही हूँ, ऑक्सीजन ले रही हूँ, अंदर मेरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, ब्लड से कंबाइन हो रही है, रिएक्शन मेरी बॉडी में चल रही है। रिस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं अगर घर से खाना खा के आई हूँ तो मेरी बॉडी में डाइजेशन भी चल रहा है, तो मेरी बॉडी में मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। और मेरे हाथ पैर सही सलामत काम कर रहे हैं, तो बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन भी है, हर बॉडी के पार्ट में खून जा रहा है, तो हमारी बॉडी में किसका? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है। समझ आ रहा है? तो
मूवमेंट किसका? मॉलिक्यूल्स का। इंटरनल मेरे सिस्टम काम कर रहा है, दैट मीन्स आई एम अलाइव। अगर मेरा इंटरनल सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो आई एम नॉट अलाइव। इंटरनल सिस्टम काम करना बंद कर देने का मतलब कि ना मैं सांस ले पा रही हूँ, ना कुछ। जो भी पर्सन डेड हो जाते हैं उसमें ये सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्रिमेशन, किसी रिलीजन में बॉडी को क्या करते हैं हम लोग? गाड़ देते हैं, है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो उस पर फीड करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। बॉडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है? बोन्स में, स्केलेटन बन जाता है। अगर उसके पास लाइफ प्रोसेसेस होते तो क्या वो स्केलेटन बनता? नहीं बनता ना, क्योंकि वो रिपेयर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अभी अगर मैं यहाँ पे छोटा सा कट लग जाएगा फॉर एग्जांपल पढ़ाते पढ़ाते, तो ये कट हील हो जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी अभी फिट एंड फाइन है, मेरी बॉडी के सारे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। स्किन सेल फिर से रिपेयर हो जाएगी, है ना। स्किन वहां पे दोबारा नई स्किन आ जाएगी। कई बार हमारे साथ भी होता है, पैरों में भी एंकल की स्किन निकलने लगती है, क्योंकि वो अपने आप हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी अपने आप ही हील हो रही है, रिपेयर हो रही है। आपने पढ़ा होगा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, खून, है ना, आरबीसीज पढ़ा होगा। तो जो आरबीसीज होता है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। 120 दिन बाद दोबारा नई आरबीसीज बनती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द आरबीसी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम एब्सोल्युटली फाइन है। हमारी बॉडी में सारे लाइफ प्रोसेसेस, सारी मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट हैं वो परफेक्टली फाइन है, इसीलिए हम जिंदा हैं। जो इंसान मर गया है उसमें ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अभी तो हम सुनते हैं वो मर गया, वो मर गया, तो उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एक पर्सन को हम डेड कब बोलेंगे? जब उसके अंदर कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगी। समझ आया? एक पर्सन डेड कब कहलाएगा? जब उसके अंदर सारी लाइफ प्रोसेसेस बंद हो जाएंगी, तभी तो वो डिकम्पोज हो पा रहे। अगर हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म अच्छा है, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, जो दैट इज वेरी एसेंशियल, कि हमारी बॉडी जिस तरीके से फंक्शन कर रही है उस तरीके से फंक्शन कर पाए। यही तो डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस हैं विच हेल्प टू मेंटेन अवर बॉडी, है ना, विच आर एसेंशियल, कि हम लोग अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। ये फंक्शंस नहीं होंगे तो वी आर डेड। कोई भी अगर डेड पर्सन है उसमें कोई भी ये चारों लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे, उसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ आया इतना कि नहीं आया? आया? क्यों नहीं हो रहा? ये देखो यहाँ पे सही से खुला नहीं है। इतना समझ आया? यहाँ तक समझ आया कि एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने कौन कौन से दिए हैं? इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, या ओरली या वर्बली, या जब भी वाइवास भी होंगे, तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ कभी नहीं जाएगा। तो हमें एनसीईआरटी को ही अपना बेस बना के चलना है। ठीक है, we would still think that they are alive, but how did we know that? अब हमें पता चल गया क्यों, कैसे, कि उनके अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, that means they are alive. We see them breathing, we know that they are alive. ब्रीदिंग भी एक तरीके का क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है ना। ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? टेकिंग इनसाइड ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं? हम CO2 को छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन, अभी हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, मेरे ब्लड में कंबाइन हो रही है ना, मेरी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है,
तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस बन गया। ठीक है, मैंने खाना खाया, खाने में मैंने आजकल तो बहुत सारा बैलेंस डाइट है ना, कीटो डाइट, तो इन सब डाइट्स में हम लोग किसका ध्यान रखते हैं कि किसी में हम कार्ब्स नहीं ले रहे, किसी में प्रोटीन ले रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हम बैलेंस डाइट में क्या लेते हैं, हमने कार्ब्स भी लिए, हमने प्रोटीन भी लिया, हमने गुड फैट्स भी लिए। तो ये जितने भी ये फूड सोर्सेज हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलेगी, इसी से हमें रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, ताकि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो अच्छे से चल पाए। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हमें एंजाइम या कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या कम करता है। पढ़ा है अभी केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी डिटेल में पढ़ोगे या 11th-12th में भी पढ़ोगे। तो इसी तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये फैट्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सब कुछ चल रहा है, हम लोग प्रोटीन पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं ना, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, है ना। क्यों प्रोटीन रिच डाइट क्यों लेनी चाहिए, बताओ, क्यों प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए? सोचो, प्रोटीन रिच खाना खाने से क्या होगा? मिल्खा सिंह बन जाएंगे एक ही दिन में? क्या हो जाएगा प्रोटीन रिच डाइट लेने से? हमारी बॉडी में, ये आपका हेयर है, कैरेटिन प्रोटीन से बना है, ठीक है, ये नेल्स हैं, ये भी प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन। अभी अपना डिटेल में समझने की, हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, है ना, बॉडी में अगर रिएक्शन हो रही है तो वो एंजाइम, वो भी प्रोटीन है। तो एंजाइम बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, तभी डीएनए फिर एंजाइम बनाएंगे। वो अलग प्रोसेसेस हैं, वो डिटेल में 11th-12th में हम लोग पढ़ेंगे, या और हायर स्टडीज में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के प्रोटीन लेने की इसलिए रिक्वायरमेंट है कि जो भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को अच्छे से वर्क कराने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट ही लेनी पड़ती है, ताकि जो भी रिएक्शंस हैं वो हो पाए। क्योंकि जो भी आपके एंजाइम्स हैं वो सब किससे मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन से, और बिना एंजाइम के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, what about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of different colors? बताओ, प्लांट्स को हम क्यों लिविंग बोलते हैं? प्लांट में भी सिमिलर प्रोसेसेस होते होंगे, लाइफ प्रोसेसेस। क्या होता है उसमें? और अगर कोई ग्रीन प्लांट है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो एक लाइफ प्रोसेस है, वो अपना, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से अपना फूड बना रहा है खुद से, लाइट एनर्जी, सनलाइट को यूज करके अपना खाना खुद से बना रहे हैं, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। लेकिन ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लीव्स वाले प्लांट्स आपने देखे होंगे, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो क्या उनके अंदर लाइफ प्रोसेस नहीं होती है? होती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड है। कुछ पैरासिटिक होते हैं, इंसेक्ट को ही कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कैस्क्यूटा एक प्लांट होता है जो अपनी लीव्स को खोलता है, और जब इंसेक्ट आता है तो उसको कैप्चर कर लेता है, उसको खा लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, दैट इज नॉट मेनली ऑटोट्रॉपिक, बट अदर मोड्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक्स में आप लोग पढ़ते हो, सेप्रोफिटिक, पैरासाइट अभी पढ़ोगे न्यूट्रिशन में। तो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, इन दोनों में ही हम क्या देखते हैं? लाइफ प्रोसेस। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? लिविंग। ठीक है, दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। हम कुछ तरीके के मूवमेंट्स, जैसे कि आप देखते हो एक प्लांट होता है, आपने बहुत लोगों ने ग्रो किए होंगे प्लांट, है ना, छोटे से हर्ब्स, छोटे से श्रब्स, ट्रीज भी, है ना, डिफरेंट तरीके के प्लांट होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, और ट्रीज भी होते हैं, बिग प्लांट्स। तो जब सीड आप डालते हो तब प्लांट कैसा होता है? बहुत छोटा सा, फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर एक बड़ा प्लांट। जैसे मैंगो का प्लांट को 5 साल लग जाते हैं प्रॉपर ट्री बनने में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है ना। जैसे हमारा टाइम होता है कि अब हम टीनेजर्स, आप लोग टीनेजर्स हो गए हो, तो आप प्यूबर्टी हिट कर गए हो, तो एक लाइफ स्पैन है ना
कि जब छोटे थे, जब हम पैदा हुए तो हम इन्फेंट्स कहलाए, फिर हम चिल्ड्रन बने, फिर हम प्यूबर्टी टीनेजर्स बन गए, उसके बाद हम अडल्ट्स बनेंगे, उसके बाद हम ओल्ड एज में आ जाएंगे। तो ये हमारी लाइफ साइकिल है, ह्यूमंस की एक लाइफ साइकिल है। ऐसे प्लांट्स के केस में भी होता होगा, है ना। तो हम उसमें कुछ सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट देखते हैं, कुछ सॉर्ट्स ऑफ देखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। ठीक है, या तो वो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं या तो नहीं होते। कई बार आपको विजिबल ग्रोथ फील नहीं होती है कि विजिबली, अब आपको तो थोड़ी दिख रहा है कि रातों रात आप इधर से मुड़े और आपने देखा प्लांट ग्रो कर गया। आप तो जाते हुए देख रहे हो या आपने अपने गार्डन में दिया, तो आपको दिख थोड़ी रहा है कि वो अंदर से ग्रो कर रहा है। आपको एनिमल्स के केस में दिखेगा कि एक बच्चा घर में जब पैदा होता है तो वो 1 महीने का होता है, 15 दिन का होता है, फिर 3 महीने का होता है, उसमें आपको विजिबल एक ग्रोथ दिख रही है। पर प्लांट में आप ऐसे विजिबल ग्रोथ नहीं देख पाते हो, है ना। तो ग्रोथ इज नॉट अ क्राइटेरिया जिसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बना पाए। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, ये आप लिख सकते हो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स और लिविंग थिंग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तभी हम किसी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। कोई ऐसा फीचर जो लिविंग बीइंग्स में या लिविंग एंटिटी में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम रिप्रोडक्शन भी तो प्लांट और एनिमल दोनों ही करते हैं, तो वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि ये बोर्ड तो मल्टीप्लाई नहीं होगा कि कल आओगे कि यहाँ पे 4-5 और बोर्ड्स ऐसे लाइन से लग जाएंगे या यहाँ पे बेंचेस और बढ़ जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग तो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग एंटिटीज में आप लोग देखते हो रिप्रोडक्शन, है ना। लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन देखते हैं, तब भी रिप्रोडक्शन को हम एकमात्र ये नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग बीइंग्स में होता है। कह सकते हैं? बताओ यस और नो। क्या सारे ही लिविंग, जितने भी आप लिविंग एंटिटी अपने आसपास देखते हो, कनेक्ट करना अपनी डेली लाइफ से, क्या सब कुछ जो आप देखते हो अपने आसपास, क्या सब कोई रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिनके बेबीज नहीं होते, देखते हो। तो उनके अंदर एबिलिटी तो है रिप्रोड्यूस करने की। उसके बाद आप XY जेंडर्स भी, ट्रांसजेंडर्स आपने सुना होगा, है ना, LGBT कम्युनिटी, ये लोग भी स्टेराइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शंस हो गए ना लिविंग एंटिटीज के। समझ आया? ट्रांसजेंडर समझ गए? तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टेराइल होते हैं। ऐसे हनी बीज की जब हम बात करेंगे, हनी बीज मधुमक्खी सुना होगा, उसमें भी एक वर्कर बी होती है, एक मेल होता है ड्रोन जिसे बोलते हैं, और एक फीमेल होती है क्वीन। तो इसमें जो ड्रोन्स होती हैं, सॉरी जो वर्कर बीज होती है, उनका काम सिर्फ होता है काम करने का, बस मधुमक्खी के छत्ते को बनाने का, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जो वर्कर बीज होते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन हो गए, इसीलिए रिप्रोडक्शन को हमने इस लाइफ प्रोसेस में नहीं डाला, इन चारों में। ये चारों एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होते हैं किसमें? सारी लिविंग एंटिटीज में, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर कोई जिंदा है तो उन सब में ये चारों लाइफ प्रोसेसेस तो हो रहे होंगे, है ना। लेकिन रिप्रोडक्शन को हम नहीं बना सकते। इसी तरीके से ग्रोथ को भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रोथ हमें कई बार दिखती है, कई बार नहीं दिखती है, विजिबल ग्रोथ आप नहीं देख पाते हो। और इसी तरीके से हम मूवमेंट को, जैसे मूवमेंट, जैसे मैं चल रही हूँ, अगर मैंने बोल दिया ये एक डिफाइनिंग फीचर है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन अलाइव है या नॉट अलाइव, तो हमें प्लांट्स के केस में विजुअल मूवमेंट नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। बट फिर भी आपने सनफ्लावर का सुना होगा नाम। सनफ्लावर सनलाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है ना। वो तो हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो फिर हम मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में भी डिफरेंस करना सीखेंगे कि मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, वो हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। बट अभी हमें इतना समझना है कि मूवमेंट भी क्यों नहीं है एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, क्योंकि हर लिविंग थिंग्स में आप मूवमेंट नहीं देखते हो, इसलिए मूवमेंट भी क्या नहीं होता है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है और रिप्रोडक्शन भी नहीं है। जब 11th में जाओगे आपका फर्स्ट चैप्टर यही है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आप पढ़ोगे, अगर आप बायो लोगे तो उसमें पहला चैप्टर यही है, पहले ही चैप्टर में डिफाइनिंग
और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताया गया है। तो उसका बेसिक आपको 10th में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे समझ आया, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो एसेंशियल हैं, क्रूशियल हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए। वो प्रोसेसेस क्या करेंगे, रिपेयर में हेल्प करेंगे, डैमेज में हेल्प करेंगे, कोई वेयर और टीयर हुआ है तो उसको हेल्प करेंगे। और जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, जो नॉर्मल हम डेली खाना खाते हैं, डेली सोते हैं, है ना, डेली सांस लेते हैं, तो डेली हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, डेली ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए हर ऑर्गन में, है ना। तो ये सारे डेली लाइफ प्रोसेसेस हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन अगर पॉटी नहीं जाओगे तो क्या होगा, है ना, तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक्सक्रीशन इज नॉट ओनली, यहाँ पे सिर्फ पॉटी वाला एक्सक्रीशन नहीं है, जब आप स्वेटिंग भी करते हो तो भी आपकी बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही है। यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों की बात करेंगे जैसे कि हमारी बॉडी में जो भी और पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एनिमल्स में और डिफरेंट बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिसको हम रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज बेसिकली नोन एज एक्सक्रीशन, है ना। तो उस में आपका पॉटी तो एक पार्ट हो गया, उसके अलावा मिक्सचुरेशन भी होता है जिसमें यूरिन का पैसेज होता है, उसके बाद हमारा स्वेटिंग होता है तो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस भी निकलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी अगर यहाँ पे डिटेल में होगा कि बाकी एनिमल्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है तो वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, समझ आया। लिविंग और नॉन लिविंग कैसे कहेंगे, लिविंग वो होगा जिसके अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, तेज बोलो, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें हेल्प करती है बाकी फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या समझेंगे, अगर हमने ऑक्सीजन लिया तो वो हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी को तो ज़रूरत है ना, तो लंग्स पे गया, फिर हमारी बॉडी में पूरा क्या आपका ब्लड का सप्लाई चल रहा है, हमने पानी लिया, हमने खाना लिया, या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, हमने खाना खाया तो फिर रिमूव हो रहा है हमारे, है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू, तो वो भी एक तरीके का ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है। मुंह से खाना खा रहे हो, फिर आप एक अलग पैसेज से वो डिफिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो समझ आया, ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब जो हम नहीं, दैट इज अ ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे और डिटेल में। रेस्पिरेशन अभी आपको ये समझना है, हमारी बॉडी में डिफरेंट काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि अभी मैं चल रही हूँ, आपसे इतने क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, मेरी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, जो खाना मैंने खाया है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे एटीपी रिलीज हो रही है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी मुझे हेल्प कर रही है आपको पढ़ाने के लिए, मुझे बोलने के लिए। समझ रहे हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, आप लिखोगे तो आपकी भी एक एनर्जी यूटिलाइज होगी। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को, आप दोनों को? बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। समझ आ गया, क्योंकि अगर हम प्लांट में, तो विजिबल ग्रोथ जो है, इसके कहने का मतलब है कि जो विजिबल ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, बताओ, इज आर डिफाइनिंग फीचर और नॉट, बताओ। क्या विजिबल ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट? नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि हमें उसके भी एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहां तक पढ़ लिया? सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कई बार हम बहुत डीप स्लीप में होते हैं तो हमको ये नहीं दिखेगा कि हम ऐसे मूवमेंट नहीं दिख रहा है कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कि पास से कई बार देखना पड़ता है मंदिर, है ना, पेरेंट्स आते हैं देखने भैया सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करते होगे, बहुत लोगों, मैं करती थी, रात में मैं उठी, मैं देख रही हूँ मेरी नानी सांस ले रही है कि नहीं ले रही है, क्योंकि एक डर, आपको फियर साइकोसिस होता है ना। तो विजिबली आपको जब डीप स्लीप होती है
तो इसीलिए जो विजिबल मूवमेंट, जो मूवमेंट और ग्रोथ को इसीलिए इन्होंने हटा दिया। इंटरनल जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो हमारा एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन जो बाहर का जो मूवमेंट है उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, ना ही ग्रोथ को बोलेंगे, ना ही विजिबल मूवमेंट्स को बोलेंगे। जो इंटरनल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? डिफाइनिंग फीचर कहलाएंगे। समझ आया? मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। इसमें कह रहा है कि जो स्मॉल स्केल के जो मूवमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? will be invisible to the naked eye. Movement of molecule for example is the invisible molecular movement necessary for life. इस लाइन का मतलब समझ आया कि नहीं आया? Movements over very small scale will be invisible to the naked eye. Movement of molecules, for example movement of molecules, is this invisible molecular movement necessary for life. न्यूट्रिशन हो गया, जैसे अब बॉडी में हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कंबाइन कर रहा है, तो ये रिएक्शन आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना नेकेड आई से, बट चल तो रहा है ये लाइफ प्रोसेस, ठीक है? तो ये हमारा एक तरीके का क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? यस और नो बताओ। भैया सांस नहीं लोगे तो मर जाएंगे ना, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस नहीं चलेंगे, ये सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं चलेंगे तो we are not still alive, हम नहीं कह सकते। If we ask this question to a professional biologist, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them. अब हम वायरस के बारे में समझेंगे। अभी तक आपने क्या क्या समझा? आपने समझा सेल के बारे में, आपने समझा what is life, फिर हमने समझा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम समझेंगे वायरस के बारे में। वायरसेस, कोविड कोरोना वायरस पता है? तो वायरस लिविंग एंटिटी है कि नॉन लिविंग एंटिटी है, पहले बताओ। वायरस जो ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, जो भी कोई भी लिविंग थिंग है उसको इन्फेक्ट कर सकता है। प्लांट में भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एनिमल्स में भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ना? कोई भी जो लिविंग एंटिटी है उसमें वायरस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कोरोना वायरस स्टार्टिंग में बोल रहे थे चाइना से स्प्रेड होना शुरू हुआ, वुहान वहाँ पे एक सिटी है वहाँ से, और बोल रहे थे बैट के थ्रू ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ, बोल रहे थे ना? तो अब एनिमल से, तो एनिमल को भी तो फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ह्यूमंस को भी हुआ, वी आर ऑल्सो एनिमल, है ना? तो वायरस को क्या बोलोगे, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? गैस करो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, गैस करके बस बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगी। वायरस लिविंग एंटिटी है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। क्यों लिविंग है? जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर है, कोरोना वायरस के ही सिंपल एग्जांपल से समझना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर मुझे कोविड है, मैं आपके कांटेक्ट में आ रही हूँ, तो आपको भी ट्रांसमिट हो सकता है, आपसे इसको भी ट्रांसमिट हो सकता है, इससे और लोगों को भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो वायरस क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है ना? वायरस ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वायरस इनसाइड, और ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। तो इनसाइड द सेल बोल सकते हैं, ह्यूमन की जगह इनसाइड द सेल बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन की जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी हुई है? सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। तो जो भी चीजें हो रही होंगी, जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा होगा, वो सेल में हो रहा होगा। हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई थी कोरोना वायरस में, सब बोल रहे थे काढ़ा पियो काढ़ा पियो, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, जो हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। वो हम लोग डिटेल में इम्यूनिटी पढ़ेंगे जब आप लोग 11th वगैरह में जाओगे, अगर बायो पढ़ोगे तो उसमें इम्यूनिटी के बारे में भी डिटेल में है। तो अभी हमें समझना है कि अगर वायरस इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल है या इनसाइड द होस्ट है। होस्ट मतलब अगर मुझे वायरस इन्फेक्शन हो गया,
मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया तो मैं वायरस के लिए क्या हूँ, होस्ट हूँ, और मेरी बॉडी के सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, इन्फेक्शन हो रहा होगा, है ना। लाइफ प्रोसेस वो कर रहा है, तो जब इनसाइड द बॉडी है तो वो सारे लाइफ प्रोसेसेस अपने कर रहा है, तो वो लिविंग एंटिटी है। लेकिन अगर वायरस बाहर है, आउटसाइड द लिविंग है, तब वायरस नॉन लिविंग एंटिटी कहलाएगा। क्योंकि हम बोलते थे ना उस समय हम लोग बहुत ज्यादा सैनिटाइज कर रहे थे, कोई भी घर में चीज आती थी उसमें सैनिटाइजर लगाते थे, क्यों लगाते थे, बोले थे उसका लाइफ स्पैन 4 से 5 दिन का है। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग में उसका इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम लिफ्ट अगर चल रहे हैं, किसी पर्सन ने हाथ रखा होगा, उसको कोविड वायरस हुआ होगा, अगर उस लिफ्ट को हम सैनिटाइज कर देंगे, या बोल रहे थे कि 4-5 दिन उस ऐसी चीजों को मत छुओ, घर में कोई सामान आ रहा तो हम उसको अच्छे से धुल रहे थे, क्यों धुल रहे थे, उसका वायरस धुल जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर वो होना होगा इन्फेक्शन तो वो हो ही जाएगा। बट एक लाइफ स्पैन हमने लेके रखा था कि नॉन लिविंग अगर वो यहाँ पे वायरस है तो वो 4 ही दिन जिंदा रह पाएगा। जब आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी है तो वो एक डेड की तरह कंसीडर किया जाएगा, नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है, और मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। है ना। कैंसर तो एक जेनेटिक बीमारी हो गई। जैसे एड्स सुना होगा आपने, एड्स सुना है, HIV वायरस नहीं सुना है, स्मॉल पॉक्स, चिकन, वो माता सुनिए, माता हो गई, है ना। तो माता भी एक वायरस के थ्रू ही होती है, वेरियोला एक वायरस होता है नाम का, वो क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक तरीके की माता कॉज करता है। फिर वो भी कम्युनिकेबल डिसीज होती है, हम किसी और को छूते हैं तो वो भी ट्रांसमिट होती है ना। अगर आपको नहीं हुई होगी पास्ट टाइम में तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस, सबसे कॉमन कोल्ड ये वायरल इन्फेक्शन है, तब भी हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं एंटीबायोटिक दे देना इसके साथ। एंटीबायोटिक क्यों काम करेगी, एंटीबायोटिक का मतलब वो तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेगी ना, ये तो वायरल इन्फेक्शन है। कभी जब हम लोग ऐसे डिस्कस करे होंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमको ये याद रखना है कि जो वायरस है वो इनसाइड द सेल कैसा है, लिविंग एंटिटी। क्योंकि इनसाइड द सेल अगर मेरे अंदर इन्फेक्शन हो गया, मुझे फ्लू हो गया, मुझे कॉमन कोल्ड हो गया, तो मेरी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है, फिर कभी सर रख जाता है, हेडेक होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, फीवर आ जाता है, और फिर ये कम्युनिकेबल भी है, ट्रांसमिटेबल भी है। मैं आपको टच करूंगी, आप मेरे कांटेक्ट में आओगे, आप या ये मेरे कांटेक्ट में आएंगे, तो आप सबको भी फ्लू होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वायरस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो एक तरीके से वो इनसाइड द सेल क्या है, लिविंग एंटिटी है। लेकिन आउटसाइड द सेल क्या है, मतलब आउटसाइड द सेल का मतलब वो किसी भी लिविंग थिंग में नहीं है, क्योंकि सबसे बेसिक यूनिट तो क्या है लिविंग थिंग की, सेल है। तो अगर सेल में नहीं है तो वो किसी नॉन लिविंग का पार्ट होगा। तो नॉन लिविंग या आउटसाइड द सेल अगर हम कहेंगे तो वो कैसा है, नॉन लिविंग है। ठीक है। तो वायरस जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसको बायोलॉजिस्ट भी नहीं समझ पाए कि लिविंग में रखेंगे कि नॉन लिविंग में रखेंगे। ठीक है। इसको सबसे अलग थलग कर दिया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बता दिया क्लासिफिकेशन। जब हम पढ़ेंगे 9th में, अब सिलेबस काफी बढ़ गया, आप लोगों को पता होगा, है ना। चैप्टर सही समय पे 9th कर लिया, हाँ लग रहा है। तो उसमें एक चैप्टर एक ऐड ऑन हुआ है डाइवर्सिटी करके। तो डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत छोटे छोटे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे थे, बैक्टीरिया हो गया, या अमीबा सुना है, पढ़ा होगा 9th क्लास में, अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें हेल्प लगती है किसकी, माइक्रोस्कोप की। फिर आपने प्रोकैरियोट्स पढ़ा होगा, यूकैरियोट्स पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा होगा। तो जो क्लासिफिकेशन भी हुआ कि हमने बैक्टीरिया को अलग रख दिया, हमने प्लांट्स को अलग रख दिया, हमने एनिमल्स को अलग रख दिया, हमने फंगस को अलग रख दिया, लेकिन वायरस को उस क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, क्योंकि हम वायरस को, जो बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट थे वो भी डिफाइन नहीं कर पाए कि इसको हम लिविंग में रखें कि नॉन लिविंग में रखें। इसीलिए वायरस को हमने सबसे अलग पढ़ा, ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सेल के अंदर ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, मल्टीपल कॉपीज बना सकता है,
और अपना नंबर बढ़ा सकता है और इन्फेक्ट भी कर सकता है, लेकिन जब आउटसाइड दैट सेल है तो ये नॉन लिविंग कंसीडर किया जाएगा। तो वायरस को आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि वायरस एक्सेप्शन है, ये ना लिविंग में काउंट होगा ना ही नॉन लिविंग में काउंट होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोई कंफ्यूजन वायरस तक? सेल क्लियर है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू मिलकर के क्या बनाता है? ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। ठीक है, लाइफ क्या होती है? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ में हमें लाइफ प्रोसेसेस याद रखने हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे लिविंग थिंग जिनके अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस होंगे, न्यूट्रिशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा और रेस्पिरेशन होगा, तो उन सबको हम क्या मानेंगे? लिविंग एंटिटी मानेंगे। ठीक है, लाइफ में आप ये बोल सकते हो जितने भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ये हमारी डिफाइनिंग फीचर बन जाते हैं। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हैं वो हमें हेल्प कर देंगे कि ये लिविंग एंटिटी है। ठीक है, हम सब में मॉलिक्यूलर मूवमेंट चल रहे हैं। कोई पर्सन जिंदा है वो हमें कैसे पता चलेगा? कि हमें पता चलेगा कि उसके अंदर वो सारे लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए, लेकिन डिफाइनिंग फीचर वही कहलाएगा जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट होगा। ग्रोथ, मूवमेंट, ये सब हम देखेंगे लिविंग में, नॉन लिविंग में तो नहीं देख रहे हो आप। ये नहीं देख रहे हो कि बोर्ड जो है वो ग्रो कर जाएगा, है ना? ग्रोथ भी तो लिविंग ही एंटिटी शो कर रहा है, लेकिन लिविंग एंटिटी में हम आप डिफाइन नहीं कर सकते ग्रोथ को, है ना? कई बार आप विजिबली देख नहीं पाओगे ग्रोथ को, तो ग्रोथ इज नॉट अ इनफ टू डिफाइन कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉट लिविंग। सिर्फ ग्रोथ के माध्यम से हम नहीं बता सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े माउंटेन्स देखे होंगे, है ना? कौन गया है हिल स्टेशन पे? आप दोनों में से कोई गया है घूमने? नहीं गया? तो देखने वीडियोस में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि स्नोफॉल होती है तो माउंटेन्स भी तो ग्रो कर जाते हैं, उनके ऊपर भी तो डिपोजिशन हो गया ना, उनका भी तो हाइट बढ़ गया, लेकिन वो तो नॉन लिविंग है ना। तो इसीलिए हम ग्रोथ को सिर्फ एकमात्र क्या नहीं बोल सकते, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते जो कि इनफ है हमें ये पता लगाने के लिए कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। और सिर्फ मूवमेंट के आधार पे भी हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि कई बार जब हम सो रहे होते हैं, जब हम डीप स्लीप में हैं, तो हमें विजिबल मूवमेंट नहीं शो होगा। आप सो रहे हो तो आप मूवमेंट नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आपको डेड की कैटेगरी में तो नहीं रख देंगे? यू आर स्टिल अलाइव, क्योंकि आपके अंदर बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो मूवमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट इनफ टू डिफाइन यू आर अलाइव और नॉट अलाइव, बट दे आर द बेसिक पार्ट जो कि हर लिविंग एंटिटी में होंगे। समझ गए? लेकिन एक्सेप्शंस इनके हैं, क्योंकि जैसे हम जब सो रहे हैं तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं इस तरीके से, या प्लांट में हम विजिबल ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। समझ गए? इतना समझ आया? उसके बाद लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग वो कहलाएगा जिसके अंदर सारी चीजें होंगी, न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ होगी, मूवमेंट होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन, आपका रेस्पिरेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन और आपका एक्सक्रीशन। ये चारों चीजें, इसके साथ आप ग्रोथ भी बोल लो, ये भी लिविंग में होगी, मूवमेंट भी बोल लो, ये भी लिविंग में होगा। ठीक है, बट क्या ये से कोई भी चीज नॉन लिविंग में देखनी तो यहाँ पे ये हमें डिफरेंस के लिए ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम वायरस में आ गए। तो वायरस में हमें याद रखना है कि वायरस एक्सेप्शन है, कंट्रोवर्शियल है। इनसाइड द सेल होगा तो क्या होगा? लिविंग एंटिटी होगा, आउटसाइड द सेल होगा तो नॉन लिविंग एंटिटी होगा। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम एंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जब सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो आप देखते हो वो मल्टीप्लाई करते हैं, मूवमेंट शो होता है ना? एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट।
तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हो, इट्स अ कंट्रोवर्शियल, या यहाँ पे आप शॉर्ट नोट ये लिख सकते हो बुक में ही कि आउटसाइड द सेल कैसे हैं, नॉन लिविंग है, और इनसाइड द सेल लिविंग है। बस इतना सा एक पॉइंटर बना के अपना लिख सकते हो। वाई आर, यहाँ तक कर लिया, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, बताओ वाई आर दे नीडेड? टू स्टे अलाइव, सिंपल। अगर ये सब नहीं होगा, टू स्टे अलाइव, है ना, टू कैरी आउट प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अवर लाइफ, जैसे कि अगर ये सारे लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी? बताओ, नहीं मिलेगी। ठीक है, हमारी बॉडी रिपेयर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। प्रॉपरली वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजें होने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं ना बेटा, ये हमें हेल्प करते हैं। अभी अगर मुझे हेयर फॉल हो रहा है, या हम लोग बाल कटवाते हैं तो बाल ग्रो कर जाते हैं ना, क्योंकि इंटरनली हमारा मैकेनिज्म सब सही है, अंदर सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं, बाल फिर से रीग्रो हो जाते हैं, है ना। हमें चोट लगती है, हम गिर जाते हैं, हमें खून बहता है, थोड़ी देर बाद तुरंत से ब्लड स्टॉप हो जाता है ना। जो भी मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चल रहा होता है वो ब्लड को क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन, वो सब डिटेल में हम लोग, तुम लोगों के सिलेबस में है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, 11th वगैरह में होता है कि प्लेटलेट्स, पढ़ा है प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम होता है खून को रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अगर हमें वूंड होता है थोड़ी देर में, वो थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है, तो ये भी एक तरीके का लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, अगर लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो हम अच्छे से, जिस तरीके से हम फंक्शन करना चाह रहे हैं उस तरीके से हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है टू स्टे अलाइव, हमें ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होना इंपॉर्टेंट है, टू बी काउंटेड एज अ लाइफ। अगर हमें लाइफ का पार्ट बनना है तो हमारी बॉडी के अंदर ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure, जो कि हमने अभी पहले ही में देखा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन। They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them and so on. अब सेल के अंदर भी, अब आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ते हो, तो जो लिविंग एंटिटी होती है, जो सबसे छोटी लिविंग एंटिटी है, दैट इज सेल। इसीलिए सेल को हम बेसिक यूनिट काउंट करते हैं। एटम को क्यों नहीं करते? अभी तक तो आप लोग एटम पढ़ते हुए आए हो, केमिस्ट्री में एटम पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा तो एटम ही होता है, लेकिन एटम जिंदा नहीं है। सेल के अंदर ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो बायोलॉजी के टर्म में हम बात करेंगे कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट, क्योंकि उसके ही अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस होंगे, उसी के अंदर हमारा क्या चलेगा, वो हमारे स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करेगा। फाउंडेशन, नींव भी कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। और सारे लाइफ प्रोसेसेस भी कौन कैरी ऑन करेगा? सेल करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेल हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। जिनके पास सिंगल सेल होगा तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उनके पास एक ही सेल रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, न्यूट्रिशन करेगा और ट्रांसपोर्टेशन करेगा। यहाँ पे जहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसका एग्जाम्पल एक हम है, ह्यूमंस। ह्यूमंस हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बनी है, बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, तो हर एक सेल का काम अलग है। हमारे हार्ट सेल का काम अलग है, हमारे मसल सेल का काम अलग है, हमारे ब्रेन सेल, न्यूरॉन्स का काम अलग है। ठीक है, समझ आया? तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्रॉपरली डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, सबका काम डिफाइंड है। ठीक है, और जहाँ पे एक ही पर्सन है वही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, तो उसी को ही सारा काम करना है। यूनिसेलुलर के, जैसे अमीबा के केस में, बैक्टीरिया के केस में, है ना, वो यूनिसेलुलर एंटिटीज हैं, उनके पास सिंगल सेल है, वही सारा काम कर रहा है। जैसे अमीबा में पड़ा होता है, एक ही सेल क्या करता है, इरेगुलर शेप का होता है अमीबा, है ना, वहीं से होल अपना खाना भी ले लेता है, वहीं से एक्सक्रीशन भी कर लेता है,
ठीक है, सारी चीजें एक ही साथ एक ही सेल कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हर काम के लिए एक अलग अलग टाइप के सेल हैं, या अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, या अलग अलग टाइप के ऑर्गन हैं, या अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे प्लांट्स में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है, जैसे एनिमल्स में एनिमल्स के केस में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स में आप लोग टिश्यूज पढ़ते हो, जाइलम एंड फ्लोएम का काम होता है फूड को एंड वाटर को सप्लाई करने का। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, फ्लोएम आपका कंडक्शन ऑफ फूड में मदद करता है, ये सब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, they can have tissues, tissues have cells, cell have smaller components in them. Because of the effects of the environment, these organized ordered nature of living structure is very likely to keep down breaking. This line is very important to understand because we live in an environment. environment का क्या मतलब होता है, जहाँ पे बायोटिक मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों रहती है। हमारे एनवायरनमेंट में अभी इस क्लास के एनवायरनमेंट में क्या क्या है, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये पोडियम है, ये बेंचेस हैं, ये वॉल्स हैं वुडन, तो ये सारा हमारा एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट में ये भी हो सकता है कि कई बार मैं ध्यान से मैं रेकलेसली चल रही हूँ, मुझे ये पोडियम से चोट लग गई, मुझे ब्लड निकल गया, या इस एनवायरनमेंट में ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, यहाँ एसी बंद हो जाए, हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे। तो इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करेगी। अभी गर्मी लगने लग जाएगी, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना, स्वेटिंग होने लगेगी, हमारा ध्यान भटकेगा, तो हमारा जो एक्चुअल जो काम है जो हम पढ़ने के लिए आए उससे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मुझे चोट लग जाएगी तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी। आपको अगर कुछ चोट लग जाएगी, अगर आप आ रहे हो, टच वुड ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए, बट आप गिर जाओगे तो आप यहाँ पे आ पाओगे पढ़ने के लिए, नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से एक लिविंग एंटिटी फंक्शन करेगी। हम बोलते हैं ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, आप लोगों ने बहुत सारी अभी सुनी होंगी जो अभी जैसे ये हुआ थंडर स्टॉर्म वाली चीज़ें, तो बोलते हैं ना कि इतना सारा गंदगी मचा दी है, इतना पॉल्यूशन कर दिया, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, जिसकी वजह से इस तरीके से बिन मौसम बरसात हो जाती है, जो समय नहीं है उसके पहले ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा बारिश होगी। तो ये सब इन्वायरमेंट में गड़बड़ी हो गई ना, क्योंकि हम लोग मैन मेड बहुत सारे चीज़ें उसमें ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो कई बार हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, ज़्यादातर तो हम ही उनको डिस्टर्ब करते हैं, बट एनवायरनमेंट से हम भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो अब कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों की जाने गई, पेपर में न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब है बेटा कि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। ऐसे बोलते हैं ना धीरे धीरे दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना, क्यों, जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। अभी कहीं वॉर चल रही है, ईरान, है ना, आपको पता ही है, ये सारे वॉर वगैरह जो चल रहे हैं, ये भी एक तरीके से पॉपुलेशन का काउंट तो कम ही होता जा रहा है ना। कोरोना वायरस में कितने लोग के साथ क्या हुआ। तो इवेंचुअली इसका कहने का वही मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे, कीप ब्रेकिंग डाउन। या ये तो मैंने बहुत लार्ज स्केल में बता दिया, छोटे स्केल में समझ लो, अगर मुझे चोट लग जाएगी तो मेरे सेल्स ब्रोक डाउन हो गए, फिर वो दोबारा लाइफ प्रोसेस होगा, फिर सेल रिपेयर होगा, फिर बनेगा। समझ आया इस लाइन का मतलब कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे ऊपर, और हमारा भी बहुत बड़ा रोल है एनवायरनमेंट के ऊपर। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, ग्रीनरी रखो, है ना, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे, प्लास्टिक वेस्ट मत रिड्यूस करो जितना हो, पेपर यूज़ करो, पेपर को भी ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि पेपर भी इवेंचुअली कहाँ से आ रहा है, ट्रीज से ही आ रहा है, सेल्यूलोज, है ना। तो इस लाइन का मतलब समझ आया आपको। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। तो आपको पता ही है, अगर इस तरीके का, जैसे कि कोविड के केस में भी बोल रहे थे, अब हम लोग एक इकोसिस्टम में रहते हैं, इकोसिस्टम में लिविंग एंटिटीज भी हैं और नॉन लिविंग एंटिटीज भी हैं। आप सब लोग अपने अपने तरीके से रह रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर देंगे, अब वहाँ पे वुहान में वो लोग ज़्यादा इंटेक करते हैं नॉनवेज का। आई एम नॉट अगेंस्ट कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसमें भी प्रोटीन होता है तो आपको इंटेक करना चाहिए,
वो हमें हेल्प करता है, जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए अपनी बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए, तो लेना चाहिए। बट अब अगर आप किसी चीज़ की अति कर दोगे, आप सारे क्रिएचर्स को ही किसी, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए तो देखो नॉन वेजिटेरियंस का भी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आप चाहते हो कि इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे तो हर लोग रहे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स पे ही डिपेंड हो जाए कि सब लोग वेजिटेरियन बन जाए, आसपास देखो सब प्लांट्स ही खा रहे हैं, तो वो भी एक टाइम पे उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। अगर सब एनिमल्स ही खाने लगेंगे, सब नॉन वेजिटेरियन ही बन जाएंगे, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में रहें, बैलेंस बना के चलें। The organism will no longer be alive, so living creature must keep repairing and maintaining their structure. अगर हमें चोट लगेगी, हमें कुछ भी होगा, तो हमारी बॉडी के पास वो सिस्टम डेवलप है जो हमें रिपेयर कर देगा। सिमिलरली प्लांट्स में भी आप देखते हो, घर में मम्मी लोग क्या करती है, गार्डनिंग, कभी गार्डनर्स को देखा है पार्क्स वगैरह में वो कटिंग वगैरह करते रहते हैं, है ना। और अगर कभी कोई लीफ खराब हो गया उस पर स्प्रे करते हैं, है ना, कि उसका इंसेक्ट जो भी इसमें इन्फेक्शन हुआ है वो सही हो जाए, क्योर हो जाए। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के पास वो सिस्टम मौजूद है जो हमें रिपेयरिंग में और मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की बहुत अति कर देंगे तो फिर वो भी काम नहीं करेगा, इवेंचुअली विल डाई, है ना। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स since all these structure are made up of molecule, they must move molecules around all the time. तो हमारी बॉडी में इंटरनल मॉलिकुलर मूवमेंट हर समय चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, आपकी बॉडी में भी चल रहा है, आपकी बॉडी में भी चल रहा है, मेरी बॉडी में भी चल रहा है। न्यूरॉन्स, अभी मैं बोल रही हूँ तो आपके बॉडी में आपका ब्रेन सुन रहा है, आपके ईयर से ब्रेन में जा रहा है, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो भी मैसेज है। तो एक तरीके से हमारा सारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम 4 जान चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन when they are not doing anything particular. अभी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक मेजर काम नहीं, या जब आप सो रहे होते तो कोई ऐसा मेजर काम नहीं कर रहे हो, लेकिन तभी भी ब्रीदिंग हो रही है ना, आपका डाइजेशन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है। बोलते हैं ना जब सोते हैं तो सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग होती है, ब्रेन की भी बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग होती है। जब थक जाते हैं तो हम सोने को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हील होती है, तो हमारी बॉडी मेंटेन होती है, हमारी बॉडी रिपेयर होती है। तो ये हमारे बॉडी पे इंटरनल सिस्टम है, अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी ये सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन अनलेस और अनटिल उसको डिस्टर्ब मत करो। कि रात में भैया फ़ोन लगाए हैं, रात में देर रात तक 12 बजे तक हेडफोन्स लगाए हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर नींद नहीं आएगी, फिर डिस्टर्बेंस लगेगी, फिर एंग्जाइटी लगेगी, फिर डिप्रेशन लगेगा। तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जो भी आपका जो सिस्टम है उसके साथ आप एक्सटर्नल स्टिमुलस जो दोगे, अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस सही नहीं है, इन्वायरमेंट में जैसे हीट होता है, पोल्यूशन होता है, उन सब की वजह से भी हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। जैसे दिल्ली में स्कूल्स बंद कर दिए गए, जैसे यहाँ कानपुर में 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन स्कूल, ताकि तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। दिल्ली में 25% कर दिया गया उसको, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। वहाँ पे इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। जब हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उसके बाद वहाँ के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, सोचो क्या हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो वहाँ पे लंग कैंसर हो रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं ओल्ड एज पर्सन को। वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 100 साल तक, या ह्यूमंस की लाइफ 80 ईयर्स तक है, तो दिल्ली में उसको प्रिडिक्ट किया गया है, जो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी की है, कि वहाँ पे कोई भी पर्सन, उसकी ऑन एन एवरेज लाइफ 40 साल ही है या 50 साल ही है, जो पर्सन दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं। वहाँ पे पराली आपने सुना होगा, जो चावल के खेत होते हैं, जब हम लोग चावल निकाल लेते हैं उसके बाद जो फाइबर बचा उसको सटल बर्निंग बोलते हैं, तो उसको जलाते, पराली को जलाना। तो ये दिवाली के बाद होता है जब उसकी फसल काटी जाती है।
तो उसकी वजह से भी पंजाब साइड, हरियाणा साइड, वहाँ पे ये फसल कटती है, वो बॉर्डर लगता है दिल्ली का, तो उसका जो पॉल्यूशन होता है वो सब आता है। उसके बाद यमुना में कितना ज़्यादा, आप लोग खुद ही इतने अवेयर हो, आजकल न्यूज़ चैनल में सब कुछ दिखाते हैं, देखा है यमुना का क्या हाल है, यमुना रिवर का। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे ये जो इन्वायरमेंट है ये हमें अफेक्ट कर रहा है। और क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम्स नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं वो बिना किसी सिस्टम के ऐसे वहीं पे पानी अपना जो भी अनट्रीटेड पानी को ही यमुना में वो कर रही हैं। और यमुना से कितने लोगों की लाइवलीहुड चल रही है, जो वहाँ पे आसपास लोग रहते होंगे, वहाँ से थोड़ा बहुत फिशिंग भी करते होंगे, है ना, उनकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है वो उस पानी पे निर्भर करती है, बट वो इफेक्ट हो रही है, उनको स्किन डिजीजेज हो रही हैं। तो इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ प्रोसेसेस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, समझ आया इतनी बात? What are the life processes? The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in a class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. बॉडी को काम करना है, इसीलिए बोलते हैं भैया अच्छा फ्यूल डालो। जब जाते हैं, आप लोग जाते होगे पापा के साथ स्कूटी या बाइक लेके या कार लेकर के, तो डॉक्टर पेट्रोल पंप में बोलते हो एक्स्ट्रा वो माइलेज वाला पेट्रोल डालना। क्यों एक्स्ट्रा वाला? क्योंकि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, आपको ऐसा लगता है उसका पैसा भी ज़्यादा होता है, नॉर्मल फ्यूल से उसका रेट ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से जंक नहीं खाना होता है, हेल्दी। यस सुरभि, गुड इवनिंग। अच्छा, ठीक है, मेरी बस क्लास ओवर हो जाए। ठीक है, मैंने जितने बच्चों का वीडियोस थे बुला दो बच्चों को, इनसे मिल ले ये लोग, है ना, मिलना है 10 टॉपर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, इन लोगों से भी मिलवा देना। ठीक है ठीक है ठीक है। इसीलिए बोलते हैं अच्छी हेल्दी डाइट लो, प्रॉपर टाइम से सो, ताकि तभी ये सारे, आप सोचो कि हम कुछ भी करते रहे हमारा लाइफ प्रोसेस तो सही चलेगा, है ना। मेंटल हीलिंग प्रॉपरली होगी। हम रात में 12-1 बजे तक अगर मैं फ़ोन चलाऊंगी तो मैं कब सोऊंगी, कब मेरी बॉडी को रिलीफ मिलेगा, कब मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी, या आप कब अच्छे से पढ़ पाओगे। कितने बजे सोते हो आप लोग, नित्या बताओ? कभी कभी कि रोज? कभी कभी कितने टाइम? रात में पढ़ने की आदत है ना, 1:30 या 2 बज जाते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो थकान लगती होगी, जब स्कूल जाना होता होगा तब तो लगती होगी, या नेक्स्ट डे अगर छुट्टी है तो फिर तो आप अच्छा, स्कूल में कि घर आके वापस? घर आके वापस। और आप 3 मॉर्निंग में? फिर इतनी बजे उठ जाते हो ब्रह्म मुहूर्त में? स्कूल से आने के बाद सोते हो? स्कूल से कितने बजे आते हो? 1:30 आप स्कूल से आते हो, उसके बाद सोते हो, फिर अब यहाँ पे कितने बजे निकलते हो? यहाँ आज कितने बजे आए? 4। आप कैसे आ रहे हो? आप दोनों कहाँ से आ रहे हो? लोकल हो? भैया रहने दीजिए पानी। मेरा नीचे जो ग्लास है वहाँ से ले आइएगा, ठीक है? पानी बॉटल से, बॉटल दे दीजिए मुझे। अभी मेरी बगल वाली में क्लास है तो उसमें दे दीजिएगा। साइकिल से आते हो आप? रिक्शे से? पास में ही है ना दोनों लोगों का। तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से चलाने के लिए सिर्फ सिंह सर से आप जब भी मिलोगे हम हमेशा कहते हैं कि सुबह स्प्राउट्स लो, प्रोटीन रिच डाइट लो। प्रोटीन रिच में क्या है कि राजमा खाओ, छोले खाओ, पनीर खाओ, दालें खाओ, ताकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स की ज़रूरत है, जो चीज़ों, जो डायरेक्ट अगर हमें प्रोटीन हम इनटेक अच्छा बढ़ाएंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, हमें ज़्यादा कार्ब्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि रोटी और चावल से अगर पेट भरोगे, पेट तो भर जाएगा बट बहुत लेथार्जिक लगती है बॉडी,
फिर नींद आती है, ज़्यादा रोटी खा ली, ज़्यादा चावल खा लिया तो फिर मन करेगा आप सो जाए। प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो एनर्जी हमेशा लगती रहेगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा कार्ब्स रिच डाइट लेते हैं, देखो ज़रूरी तो सब कुछ है, कार्ब्स भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, गुड फैट्स भी ज़रूरी है, लेकिन जब हम ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, बहुत हैवी डाइट लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जब हमने वो खाना खाया तो हमारी बॉडी में क्या, उस खाने को ब्रेक डाउन करना है, तो खाने को ब्रेक डाउन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं मतलब कैटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस occurring in our body, उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में चलता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्पायरेशन, डाइजेशन, प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस, ये सब मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटा को याद रखना, कट, कट से याद रखना, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है? ब्रेक डाउन। जैसे हमने कोई खाना खाया तो उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन में हमेशा एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी उस खाने को ब्रेक डाउन करने। कोई चीज़, अब कोई ये बहुत हैवी है तो इसको तोड़ने के लिए, इस बेंच को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ेगी ना, तो एनर्जी आप डालोगे। तो जब भी हम फूड पार्टिकल्स या हम लार्जर पार्टिकल्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो हमें क्या डालनी पड़ेगी? एनर्जी डालनी पड़ेगी। और जब वो एनर्जी फूड को ब्रेक डाउन में लग जाएगी तो हमारे पास खुद काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, तभी हमें नींद आती है। क्यों नींद आती है खाना खाने के बाद? इसीलिए नींद आती है क्योंकि सारी एनर्जी लगने लगती है खाने को ब्रेक डाउन करने में, इसीलिए नींद लगती है। ब्रेन तक हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, ब्रेन सेल्स सोने लगते हैं, ब्रेन को मैसेज आता है कि आप सो जाओ, क्योंकि आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, क्योंकि एनर्जी किस में लग रही है? खाने को ब्रेक डाउन करने में लग रही है। समझ आया? तो मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलती हैं, ये आपकी लिविंग बींग्स में ही होगा, ठीक है, ये लिविंग बींग्स में ही मेटाबॉलिज्म होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, अब ये दो टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म में आपका बनता है चीजें, है ना। इसमें एनाबॉलिज्म में फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज का बनना, ये आपका एनाबॉलिज्म में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बन रही हैं चीजें, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपका एनाबॉलिज्म का पार्ट है, एनर्जी आप दे रहे हो, सनलाइट है, CO2 है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, एनर्जी हम दे रहे हैं और कोई चीज बन रही है। जब ब्रेक डाउन होती है तो कैटाबॉलिज्म, एनर्जी क्या हो रही है? ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म, वैसे इसमें एनर्जी लगती है, मतलब कि रिलीज होती है, इसमें हमें देनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि ये नींद क्यों आती है, इसका मैं कंसेप्ट समझा रही थी, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या लगता है, बाकी सारी एनर्जी किस में यूज हो जाती है? खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसीलिए ब्रेन तक हमें सिग्नल पहुंचता है, हमारे न्यूरॉन्स के पास ये मैसेज जाता है कि अब आपकी बॉडी थक गई है, अब आप सो जाओ। अभी 6 नहीं बजा, बज गया? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, आप लोग की क्लास एक आधे घंटे एक्सटेंड होगी, मुझे लगा 1.5 घंटे की है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? कल हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे,
ठीक है। और मैं कल आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी, मतलब जो कल नहीं, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी बायो की, वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, उस हिसाब से शेड्यूलिंग होगी। बाकी आज की क्लास समझ आई आपको? क्लियर हुआ चीज़ें जहाँ तक हमने पढ़ा? ठीक है, रिवाइज करके आना जितना पढ़े। लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, वो मैं पूछूंगी। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन भी मैं पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी जो मैंने आज कराया। ठीक है, चलो ठीक है। आई जस्ट फॉरगॉट कि मेरी दूसरी क्लास है 5:30 से।